लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा जाए तो सही मायनों में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला अहम तरीन टॉपिक था वो शुरू कर दिया था, एंड दैट वाज अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसका लॉ पढ़ा था जिसके मुताबिक उसने हमसे कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। और इस बात का सिंपल मतलब ये था कि उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही समझ लें थोड़ा सा बेहतर बनाया है, ये कहकर कि जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक खास पीरियड के बाद एलिमेंट्स में सिमिलर एलिमेंट्स की रिपीटिशन शुरू हो जाती है। एक जैसे एलिमेंट अपने आप को दोहराते हैं, लेकिन खास पीरियड के बाद, वो पीरियड 7 एलिमेंट्स का है या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का है या उससे कम, इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो न्यूलैंड ने खास तौर पर ये पाबंदी रख दी थी कि एलिमेंट्स एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखे जाए, तो हर 7 के बाद जो 8 आएगा वो सेम होगा। इसने कहा नहीं होगा ऐसा कि एलिमेंट सेम आने लगेंगे, लेकिन वो कितने एलिमेंट्स के बाद आएंगे इसे फिक्स मत कीजिए। तो मैंने फिर आपको पूरा किस्सा सुना दिया था जो इस बात के लिए था कि सिर्फ इतनी सी बात कह देने से मेंडलीव मशहूर नहीं हुआ, बल्कि मेंडलीव ने अपने टेबल बनाने के सिलसिले में कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए जो उसे मशहूर करने की वजह बने। और इतनी इम्पोर्टेंट बात बनी के बावजूद इसके के बाद में हमने ये जान लिया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गलतियां हैं जिसे सही करने की जरूरत है। इट इज नॉट परफेक्ट, लेकिन उसने जो स्टेप्स लिए थे वो ऐसे जबरदस्त थे कि हमने उसकी एप्रिसिएशन बहरहाल आज भी हम कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो उसमें से पहला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट। मेंडलीव ने ये रियलाइज किया कि अगर सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं तो फिर आप उनका पीरियोडिक पैटर्न परफेक्ट तरीके से नहीं बना सकते जब आपको ये पता ही ना हो कि टोटल एलिमेंट्स हैं कितने और उनमें एटॉमिक मास की तरतीब क्या है। यानी अब जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस जमाने में 56 को वही ऑर्डर में थोड़ी हुए थे कि 1 से लेके 56। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होने थे जिनका एटॉमिक मास बीच में आ जाता। तो जब आपको पता ही नहीं बीच में कहाँ कोई नया एलिमेंट आ सकता है, तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो उसमें गलती हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर कहा था कि जिस एलिमेंट को जहां आना है वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, तो आप अपनी गलतफहमी में अगले वाले एलिमेंट को अगर उसकी जगह पे रखेंगे, सारा पैटर्न बर्बाद हो जाएगा। उसने ताश के पत्तों की मदद से कोशिश की और उसकी मदद से ये प्रिडिक्शन दी कि कहाँ कहाँ उसके ख्याल में मिसिंग एलिमेंट हो सकता है। अब सबसे जबरदस्त क्रेडिट ये था कि वो ज़हीन इतना था और उसने ये काम इतनी मेहनत से किया कि वक्त ने साबित किया कि जो कुछ 1869 में उसने प्रिडिक्ट किया, मैंने आपसे कहा था टोटल 15 एलिमेंट्स की जगह उसने खाली छोड़ी और अगले 20-25 सालों के दौरान वो सारे डिस्कवर हुए थे, एक में भी उसकी बात गलत नहीं निकली। और उन 15 में से मैंने मजीद ये कहा था कि 10 के बारे में तो उसने बाकायदा प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई थी कि मेरे हिसाब से इन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और उन 10 में से 8 में उसकी प्रॉपर्टीज 100% सही निकली। सिर्फ 2 में उसकी कुछ बातें गलत निकली, सब नहीं कुछ गलत निकली। तो ये बहुत रिमार्केबल रिजल्ट था। प्लस हम अगर, ये तो मैंने आपके सामने पूरी रिपोर्ट रख दी, लेकिन हम जब तस्करा करते हैं तो ये कहते हैं कि 1869 से 1879 तक 10 साल के अरसे में 4 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और वो चारों एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे इसने प्रेडिक्ट किया था। तो ये इनफ बात थी कि जब लोगों को पता चला कि एक आदमी ऐसी जबरदस्त थ्योरी से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है कि वो उन एलिमेंट्स की बातें बता सकता है जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। सो दैट्स व्हाई ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक बनी, बहुत अहम। और हम इसे यूं लिखेंगे कि ही लेफ्ट गैप्स फॉर मिसिंग एलिमेंट्स and predicted about their properties within
10 years of his prediction four of the missing elements were discovered with properties as he predicted. तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल में मिसिंग एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्शंस दी, और फिर 10 साल के अंदर अंदर उनमें से 4 एलिमेंट डिस्कवर हुए और उन चारों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी थी जैसे इसने प्रेडिक्ट। तो हमने समझिए एक छोटा हिस्सा डिस्क्राइब किया, मैंने आपको पूरी बात जस्ट फॉर द नॉलेज बता दी कि टोटल बहरहाल उसने 15 जगह छोड़ी थी और वो सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, 10 के बारे में प्रेडिक्शंस की थी, उन 10 में से 8 में उसकी प्रेडिक्शन सारी सही निकली थी और 2 में उसकी प्रेडिक्शंस में कुछ गलत था और ज्यादातर बातें थी। ये पहली बहुत है और यही बात काफी थी इसे मशहूर करने के लिए, इसने जिन जिन एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन की सब सही निकलते रहे। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, इससे भी खतरनाक है नंबर 2 पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ से जो नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात और कर दूं। चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, याद रखिएगा, तो हम अपनी बात को समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री में मिलावट कर लेते हैं, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात है, हम कौन सा कोई आपको हिस्ट्री का इम्तिहान ले रहे हैं। तो मैंने ऐसी क्या मिलावट कर दी, कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं कि आप समझे पता नहीं समझा से क्या झूठ बोल दिया, वो मैंने ही नहीं बल्कि किताब और सारी किताब वाले कर, जस्ट अपनी बात को समझाने के लिए। वो क्या है जरा गौर से सुनिएगा, मैं स्क्रीन अपनी दोबारा बुला रहा हूँ। मैंने आपसे 2-3 दफा कहा कि न्यूलैंड ने जब टेबल बनाया तो ये थे वो पहले 17 एलिमेंट्स जो उसने एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज की और जो इत्तेफाक से म्यूजिकल ऑक्टेव जैसी पीरियोडिसिटी रखते थे कि ये पहले 7 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। सो दे आर द 7 डिफरेंट नोट्स ऑफ म्यूजिक ऑफ केमिस्ट्री। और फिर जो ऑक्सीजन के बाद 8th एलिमेंट फ्लोरीन आया, फिर उसके बाद सोडियम आया, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये सब बिल्कुल फर्स्ट 7 का रिपीटिशन थे। इवन यहाँ भी नहीं रुका, फिर 3 और भी थे, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद गड़बड़ हुई थी जो मैंने अब बता भी दी है कि इसने तो स्कैंडियम रख दिया था लेकिन हकीकत में जगह खाली छोड़ दी थी, वो एलिमेंट तो डिस्कवर ही नहीं हुआ, बाद में आ रहा। लेकिन ये 17 परफेक्ट थे। तो अब जिन लोगों को, मैंने तो पूरा किस्सा भी नहीं सुनाया आपको, ऐसी बात है, अब वो माहौल और होता है जब क्लास में बैठे होते हैं। इस वक्त जरा ऐसा नहीं लगता, जब आपकी शक्लें नजर ना आ रही हो तो कहानियां सुनाने में इतना मजा नहीं आता। तो मैंने आपको नहीं बताया, जब ये टेबल प्रपोज किया था पहली दफा 1864 में न्यूलैंड ने, तो समझिए जलील किया गया था ना। रिजेक्ट करना तो इज्जत से भी रिजेक्ट कर सकता है ना, कि आपकी थ्योरी को समझे, उसको जलील किया गया था। ऐसा क्या गुनाह कर दिया, आप भी कहेंगे सर 36 में से उस बंदे ने 17 एलिमेंट्स तो ऐसे अरेंज किए थे कि ये पूरा हिस्सा पीरियोडिक टेबल में आज भी ऐसे ही है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं ला सके हम, इतना जबरदस्त। तो कुछ तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना, और खुद सोचना चाहिए कि शायद आगे कोई गड़बड़ हो रही है, ये तो इतना अच्छा बनाया उसने, तो क्यों इज्जत नहीं की। इसकी एक वजह और, जिसकी 2 बेसिकली वजह थी। एक तो मैंने आपको बताया कि म्यूजिक के साथ केमिस्ट्री को रिलेट करना ये अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बड़े ट्रेडिशनल किस्म के लोग हैं, उन्हें रख रखाव वाले हैं, वो उस जमाने में तो बहुत ज्यादा था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दूसरी असल वजह ये थी कि जो पहले 17 मैंने आपको शो करके दिए हैं, इसमें भी गलती थी जो मैंने आपसे छुपाई। मैंने क्या छुपाई, किताब में भी छुपाई, सब छुपाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि अगर फर्स्ट कर ले वो हम पहले ही बता देते तो पीरियोडिसिटी समझ नहीं आती, इसलिए हमने वो गलती छुपा दी। वो गलती थी क्या, वो असल में मेंडेलीव ने सही की थी बाद में। वो गलती चूंकि न्यूलैंड की नहीं थी, इसलिए हमने न्यूलैंड की उसमें कसूर नहीं बताया। वो गलती थी उन लोगों की जिन्होंने ये एटॉमिक मास निकाले थे। मैंने आपसे तस्करा किया था, एटॉमिक मास उन तमाम चीजों से निकाले गए हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, उन सब से निकाल आए थे। तो उसमें एक जगह गलती हो गई थी और वो जगह थी
बेरिलियम। जब न्यूलैंड ने टेबल बनाया था तो उसके पास जो डेटा था उसके मुताबिक बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 लिखा गया था। तो अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 हो तो जो भी शख्स टेबल बनाएगा वो बेरिलियम को कहाँ रखेगा? ऑब्वियसली बेरिलियम अगर 13 है तो वो तो कार्बन के बाद आएगा। तो जो टेबल असल में न्यूलैंड के जमाने में था, चूंकि उसमें एटॉमिक मास बेरिलियम का 13 था, तो लिथियम के बाद बोरॉन था जिसका एटॉमिक मास 11 है, फिर कार्बन और फिर बेरिलियम। अब आप खुद सोचिए, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम और कैल्शियम से मिलती हैं और वो पहुंचा हुआ है कहाँ? बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती हैं, वो पहुंचा हुआ है कहाँ? सिलिकॉन और कार्बन एक जैसे थे और वो, तो ये तो पूरा हिस्सा ही खराब हो गया, पूरा हिस्सा खराब। तो अब जिन्होंने टेबल देखा था उन्होंने क्या देखा? शुरू के 17 एलिमेंट्स में कौन सा कोई सही है, इसमें भी इतनी गड़बड़ है, तो फिर तो उसको जूते पड़ने ही थे। मेंडलीव ने जब टेबल बनाया तो उसने तो ताश के पत्तों से बनाया, उसने तो ये नहीं देखा कि किसका एटॉमिक मास क्या है। उसने कहा मैं तो ये देखूंगा कौन किससे सिमिलर है, बाद में सोचते रहेंगे एटॉमिक मास क्या है क्या नहीं। जब उसने टेबल बनाया तो उसको क्या नजर आया? उसको नजर ये आया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है वो 13 है, मगर बेरिलियम की प्रॉपर्टीज जो है वो जनाब मिल रही हैं किससे? मैग्नीशियम से। उसने अपने टेबल में बेरिलियम को रखा इधर और 13 एटॉमिक मास के साथ। उसने देखा भाई बोरॉन तो इससे मिल रहा है, यहाँ रखा कार्बन। अब जो टेबल देखता था वो कहता था मेंडलीव भाई तुम्हें तो गिनती नहीं आती, 7 के बाद 13, 13 के बाद 11, ये कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है भाई, तो ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, बेरिलियम जब इन दोनों जैसा है तो उसको यही रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर गलत है तो एटॉमिक मास गलत है। वो इतना बोल्ड आदमी था, उसको इतनी अपनी सारी चीजों पे कॉन्फिडेंस था कि उसने एटॉमिक मास चैलेंज कर दिया। उसने कहा जब बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम कैल्शियम से मिलती हैं तो उसको इधर आना चाहिए, यानी लिथियम और बोरॉन के बीच में। तो इसका एटॉमिक मास लिथियम से ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा, और बोरॉन से कम होना चाहिए। तो उसने ऐसे ही टेंटेटिवली कह दिया कि मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए। तो ये 13 अगर है तो जिसने भी निकाला है गलत निकाला है, दोबारा निकाला। बहुत बड़ी बात थी। आपको जहन में रखना है कि एटॉमिक मास आज बड़े मजे से निकल आते होंगे, लेकिन उस जमाने में निकालने के लिए कई कई महीनों के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते थे, कई कई साइंसदानों के दिमाग लगते थे, तब कहीं जाके निकलता था। तो ये सारे एटॉमिक मास में बेशक गलती निकल गई इनसे, लेकिन ये बड़ी मेहनत से निकाले गए थे। अब जब इसने एतराज किया तो लोगों ने दोबारा से चेक करना सोचा। बेरिलियम दुनिया का सबसे टॉक्सिक एलिमेंट है, जहरीला तरीन एलिमेंट है। जो भी एटॉमिक मास निकालता था बड़ा ख्याल रख के निकालता था। बहरहाल क्रॉस चेक किए गए, जब क्रॉस चेक किया गया तो पता चला बेरिलियम का एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास 9.3 है। अब 9 का हो या 9.3 का हो, आएगा तो ये लिथियम और बोरॉन के बीच में। इसलिए जैसे ही पता चला कि ये एटॉमिक मास तो हमने गलत रखा हुआ है, असल में तो वही है जो मेंडलीव कह रहा है, तो ये मेंडलीव का एक और कारनामा बन गया कि ये शख्स एटॉमिक मास की गलतियां भी निकाल लेता है थ्रू हिज थ्योरी। इस तरह ये बना हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ही करेक्टेड द एटॉमिक मास of few elements, for example atomic mass of beryllium was corrected from 13 to 9.3। तो इस तरह हमने दो इम्पोर्टेंट तरीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताए, जो समझिए कि जिसने मेंडलीव को मशहूर करने में जिन्होंने सबसे अहम रोल प्ले किया था वो ये दोनों बातें, क्योंकि ये फौरन फौरन कंफर्म हो गई। मिसिंग एलिमेंट्स गए फौरन, का मतलब ये भी नहीं था कि एक दिन में। मिसिंग एलिमेंट्स की बातें तकरीबन 10 साल में जब 4 ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो गए जो उसके उसने प्रिडिक्ट किए थे, तो ये जोरदार बात हो गई।
फिर एटॉमिक मास की करेक्शन तो रिमार्केबल थी, तो विद इन एन ईयर पता चला। 1869 में इसने कहा था एक साल के अंदर अंदर बहुत सारे साइंसदानों ने लेटर लिख लिख के रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस जो लंदन होती है उससे बताया कि ये बात सही है, एटॉमिक मास बेरिलियम का 9.3 आ रहा है, 13 जिसने भी निकाला था वो गलत निकाला था। तो अब ये दो इतनी बड़ी बातें, इसकी सही निकलना बहुत बड़ा कारनामा था। फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, तीसरी बात, इसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज की। इसने कहा ये जो मेंडली न्यूलैंड नहीं कर पाया सिस्टमैटिक पैटर्न में एलिमेंट्स को, और ऑक्टेव का आइडिया देकर भी वो बेचारा कामयाब नहीं हो पाया। ग्राफ बनाए लॉथरमेयर ने तो उसे तो कोई पैटर्न ही नहीं मिला, तो पैटर्न अगर है तो उसे क्यों नहीं मिला। उसने कहा सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो एलिमेंट्स की 92 एलिमेंट्स हैं इनमें एक नहीं दो अलहदा अलहदा पीरियोडिक पैटर्न है। यानी सारे एलिमेंट्स एक पैटर्न में नहीं है, बल्कि आपको अपने तमाम एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स बनाने होंगे। एक ग्रुप अलग पीरियोडिक पैटर्न फॉलो करता है, दूसरा ग्रुप अलग पीरियोडिक पैटर्न फॉलो करता है, जिसकी बिना पर इसने आइडिया दिया कि द होल पीरियोडिक टेबल और दी ऑल एलिमेंट्स शुड बी क्लासिफाइड टू टू फैमिलीज। एक का नाम रखा फैमिली ए, एक का नाम रखा फैमिली बी। फैमिली ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स, और फैमिली बी के एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हो सकता है ये नाम कानों ने कहीं सुना भी हो। तो जो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है जो फैमिली ए के हैं वो ऑक्टेव रूल की तरह फॉलो करते हैं, यानी वो 7 के बाद 8 को रिपीट करते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हर 10 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, तो उनका पीरियड 10 एलिमेंट्स है और नॉर्मल एलिमेंट्स का पीरियड 7 एलिमेंट्स है। तो चूंकि दोनों अलग अलग पैटर्न के हैं, अगर आपने इन्हें मिलाकर पीरियोडिक टेबल बनाया तो चूं का मुरब्बा बन जाएगा। तो आपको दोनों तरह के एलिमेंट्स को अलग करना होगा और दोनों को अलहदा अलहदा क्लासिफाई करना होगा। ये आइडिया इसने दिया, ये देखते हुए कि जब ये ताश के पत्ते अरेंज कर रहा था तो उसे वाज़े तौर पर फील हुआ कि एक ग्रुप बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वाला है और एक ग्रुप बिल्कुल अलग। जैसे बिल्कुल यूं समझ लें जैसे आपके घर में ताश के पत्ते पड़े हों, उनके साथ ओनों के पत्ते मिक्स हो जाए, तो एक ही नजर में एक समझदार पत्ते को पता चल जाएगा ना कि ओनों के पत्तों के ऊपर जो भी नंबर और सिंबल्स लिखे होते हैं वो ताश से बिल्कुल अलहदा है। दोनों बिल्कुल अलग अलग अंदाज के कार्ड हैं और दोनों गेम्स भी अलग अलग हैं। दोनों के पत्ते मिलाकर आप कोई गेम्स नहीं खेल सकते। वो ओनो का गेम अलग है, ताश के पत्तों का गेम अलग है। तो इसने ये रियलाइज किया। फिर वही बात, तुम्हारे रियलाइज करने से क्या हो सकता है, कंफर्म भी तो करो, बताओ भी तो सही कि ऐसा क्यों है। अच्छा क्यों है ये वजह हमें आगे चल के पता चलेगी बड़ी मुश्किलों से, उसकी तो फरिश्तों को भी पता नहीं थी। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि 1869 में उसने ये आइडिया दिया कि मैं अपने टेबल में दो फैमिलीज बनाऊंगा, फैमिली ए वालों का पीरियोडिक पैटर्न अलग है, फैमिली बी वालों का अलग है। उसने ऐसा किया। उस दिन के बाद से आज तक हमने जितनी केमिस्ट्री की नॉलेज हासिल की है उससे ये बात कंफर्म हुई है कि उसका आइडिया बिल्कुल सही था। आज तो हम रीजन भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों था, उस बेचारे को तो रीजन भी नहीं पता था। तो इस वजह से हम मेंडलीफ और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि नॉलेज ना होने के बावजूद उस वक्त केमिस्ट्री ने इतनी तरक्की ही नहीं की थी, हमें एटम के बारे में वो पर्टिकुलर बातें मालूम ही नहीं थी जो फैमिलीज बनने की वजह है। फिर भी इस शख्स ने महज अपनी जहानत से बता दिया कि देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, और ये बात सही निकली। चूंकि सही निकली तो फिर इसके तो बल्ले बल्ले होना ही है। तो तीसरा पॉइंट है ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू two families. Family A is equals to, is called representative elements or normal elements. और फैमिली बी वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
बाद में जब हम टेबल बनाएंगे तो खैर आपको फिर उससे तो बहुत ही अच्छा अंदाजा हो जाएगा, लेकिन अब भी जस्ट बेचारे कहीं आप न्यूलैंड को और गालियां ना दे, इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए बता दूं। तो उसने जो ये कैल्शियम के बाद यहाँ आके गलती की थी ना, तो इसकी दो वजूहत। जो एलिमेंट यहाँ पर एक्चुअल में आना था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, नंबर वन। और जिस एलिमेंट को उसने उसकी जगह रख दिया था, आपको याद होगा मैंने लिखा था स्कैंडियम, स्कैंडियम पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका मतलब है यहाँ से दो कहानियां खराब हुई, एक तो जिस एलिमेंट को एक्चुअल में आना था वो था ही नहीं, और दूसरा यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो गया था। आपको अपने टेबल के दो हिस्से करने थे और न्यू मेंडलीफ ने ये दोनों काम किए। तो अब जब शेप बनेगी टेबल की तो हमें नजर आएगा कैसे। तो इस जगह के बाद से ट्रांजिशन एलिमेंट यानी फैमिली भी शुरू हो गई थी, जिसका खाता अलग है, और वो हमने कैसे अलग बनाया ये आगे हमें नजर आएगा। अच्छा, अब हम आखिरी और आसान सी बात कर लें। चौथा बहुत ही आसान वाला पॉइंट क्या था, वो इस बात के बारे में था कि मैंने आपसे कहा कॉम्प्रीहेंसिव पहला टेबल जो है वो हमारे मेंडलीफ ने ही बनाया। कॉम्प्रीहेंसिव इस सेंस में कि मैंने आपसे कल कहा था कि 56 एलिमेंट इसके ज़माने में डिस्कवर हो गए थे और उसने 71 अरेंज कर दिए। टोटल हैं कितने, 92, यानी यूँ समझ लें सिर्फ 21 मजीद रह गए थे, जिसका आइडिया मेंडलीफ को कम से कम उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन अपने मरने से पहले तक काफ़ी सारे और भी इसने अरेंज कर दिए। तो एक तकरीबन पूरा टेबल बना दिया था इसने। बेशक उसमें गलतियां हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे क्या नाम से मिस्टेक हुई, लेकिन एक दफा तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें अरेंज भी किया और उसमें बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स भी, उसके प्लस पॉइंट भी बहुत जबरदस्त थे। तो एक प्लस पॉइंट ये था कि जिस अंदाज से और जिस लॉजिक से उसने टेबल बनाया और फिर उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आज तक हम उसे ही फॉलो करते हैं। यानी हमने फिर उसके ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के शेप में तब्दीली नहीं की, उसकी खराबियां दूर की। यानी वो समझ लें कि मकान उसी ने बनाया, हमने बाद में आके उसकी रेनोवेशन की है, लेकिन मेन बिल्डिंग वही रहने दी। तो वो क्या थी कि ये जो टेबल बनाया तो इसने ही सबसे पहले ये कहा कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं ऐसे लेफ्ट से राइट, तो ये लाइन कहलाती है पीरियड, और अगर हम वर्टिकल चलते हैं अप से डाउन तो ये कहलाता है ग्रुप। आज जो टेबल हम इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी हम यही टर्म्स यूज करते हैं, और ये टर्म्स, ये स्ट्रक्चर हमें मेंडलीफ का दिया हुआ है। तो मेंडलीफ ने जो टर्म्स यूज की टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए वो आज तक इस्तेमाल होती है, इसलिए पॉइंट 4 हुआ कि ही his table to vertical columns or groups and horizontal rows or तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इम्तिहान में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। अब ये चूंकि हमारे अक्सर बच्चे से जब हम कोई ऐसी बात करते हैं ना, तो हमारा एक बहुत ही फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन क्या है, तो हम ये पूछते हैं सनी कितने नंबर का आता है। तो सेकेंड ईयर में आने के बाद भी अगर ये मामला रहा तो हैरत है। बहरहाल इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि आपने कौन सा फर्स्ट ईयर का पेपर दिया। तो अगर आप पेपर देने के आदि हो तो आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे पेपर पैटर्न्स में सबसे बड़ी बुराई ये है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेटस फिक्स नहीं है। एक ही सवाल हम 4 मार्क्स का भी पूछते हैं और वही सवाल हम 3 मार्क्स का भी पूछते हैं, वही सवाल कभी 2 मार्क्स का भी आता है। ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 29 सालों में ये पेपर में 3-4 दफा आया होगा, बहुत ज्यादा नहीं आया। 4 मार्क्स का भी आया है, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 नंबर है, और 2 मार्क्स का भी आया है कि भाई 4 पॉइंट है, आधे नंबर का 1 पॉइंट है। तो ये उनकी मर्जी है। ये भी हुआ है कि इससे सिर्फ एमसीक्यू बना दिया। तो अब ये 4 पॉइंट्स हमारे सामने हैं कि हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमने ये बताने की कोशिश की कि हाउ फेमस द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज। हाँ, लेकिन चूंकि ये परफेक्ट नहीं था, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसमें खराबियां हैं और अब हम इसके ड्रॉबैक्स या इसके माइनस पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं ये बता दूं कि यहाँ तक विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो मैंने आज चीज लिखी है, यहाँ तक की चीजों में से हम ट्यूसडे के दिन आपके टाइम टेबल में मेंशन है एक अदद टेस्ट, वो टेस्ट लेंगे। तो मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब ने भी बता दिया होगा कि इट शुड बी द कंबाइंड टेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, अब चूंकि खराब है, आई होप उन्होंने भी क्लियर किया हो
अब हमने टेस्ट लेना है आपसे ऑनलाइन, तो फिलहाल बाद में इंशाल्लाह इस को तरक्की करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होगा, केमिस्ट्री का तो अब अगर उन्होंने इसमें कोई और चीज डाली है तो उनको पता। तो मैं छोटा टॉपिक है, आपका पहला एक्सपोजर होगा, इसलिए हम एक्सपोजर पहला तो नहीं होना चाहिए। हम में से जो बच्चे सेंटर पे ही हैं उन्होंने अभी हाल ही में गूगल फॉर्म्स पर हमारे ग्रैंड टेस्ट फर्स्ट ईयर के दिए थे, सब एमसीक्यूज बेस्ड थे, तो वैसा ही एमसीक्यूज पर बेस करते हुए ये छोटा सा टॉपिक, यानी जो मैंने लेक्चर्स लिए 4 या 5, उसमें मैंने बेसिक आपको एलिमेंट कंपाउंड की डेफिनेशन से उठाकर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की डेफिनेशन बताई, और फिर हमने डोमिनेट्स का लॉ ऑफ ट्राइड पढ़ा विद एग्जांपल, हमने न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, हमने लॉथरमेयर कर्व्स पढ़े, और अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसका पीरियोडिक लॉ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। इसमें से हम छोटे छोटे एमसीक्यूज बनाएंगे ताकि आपको इसे पढ़ने की आदत हो। अच्छा, नोट्स भी दिए जाएंगे जैसा हमारा तरीका है और मैं देता हूँ, लेकिन मैंने पहले दिन से कहा जो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपकी रजिस्टर पे लिखा हुआ होना चाहिए। यही आपके सबसे कीमती नोट्स होंगे। बाकी जो पीडीएफ या किसी और तरीके से हम नोट्स दे रहे हैं वो समझिए बैकअप है, कि अल्लाह ना करे किसी के लेक्चर्स मिस हुए, नहीं मिल रहे, कोई बात हो गई तो उसके पास एक और सोर्स मौजूद है। वो सारी बातें जो नोट्स में लिखी हैं वो ही समझे कुछ रिफाइन होकर यहाँ लिखी जा रही है, इट्स बेटर देन दैट। तो इसलिए मैं चाहूंगा जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ठीक है, और इसी में से मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ। और इसका मकसद फिलहाल यही है कि हम उस माहौल में आ जाएं कि जिसमें हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, और सूनर इंशाल्लाह हम इस काबिल भी होंगे कि कुछ कुछ इसमें थ्योरी की चीज़ें भी डाला करें, सिर्फ एमसीक्यूज ना हो। लेकिन अभी तो इसलिए भी जरूरी है कि टॉपिक हम देखने को खास पढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ तक है, क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक्स को, लेकिन उसमें से मैं कोई चीज अपने इसमें नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, अब आइए, जैसा मैंने कहा तारीफें बहुत हो गई। मेंडलीव का टेबल कुछ मसाइल भी रखता था, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कहा कम दफा आए हैं, ड्रॉबैक्स वाला क्वेश्चन कई दफा आया है। और फिर इसकी कुछ 6 ड्रॉबैक्स, और ये लॉन्ग में भी आ चुका है, सेक्शन सी में भी आ चुका है, सेक्शन बी नंबर से डाल, तो इसलिए अब ये ड्रॉबैक्स बात की जाए, पूरी बात की समरी बताई जाए तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेहतरीन टेबल था। इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, गलती थी हालात की। हालात की ये कि 1869 में केमिस्ट्री का नॉलेज जितना था, जो बातें हमें पता थी, उन बातों के साथ जो टेबल मेंडलीव ने बना दिया था उससे बेहतर चीज वो बन भी नहीं सकती थी, और वो कोई और बना भी नहीं सकता था। जो बना दिया वो भी नहीं बन सकता था। ये बात जब ये चैप्टर पूरा हो जाए और फिर उसके बाद आप ये सारी बातें रिकॉल करेंगे तब और समझ में आएगा कि यार मेंडलीव ने इसके बावजूद टेबल बना दी कि उसे तो कख भी नहीं पता था। वजह क्या थी? एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की बुनियाद थी एटॉमिक नंबर। याद कीजिए, जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी एलिमेंट की तो आपसे कहा था एलिमेंट्स को डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि दे आर दी substance which composed of atoms with the same atomic number. So the atomic number was their identification. वो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उनको इनकी पहचान भी है और उनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल भी वही करती है। एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था 1913 में, और मेंडलीव 1907 में तो इंतकाल फरमा गए थे, यानी उन्होंने तो अपनी जिंदगी में ये लफ्ज सुना भी नहीं। तो अब 1869 में, यानी एटॉमिक नंबर उसके 44 इयर्स के बाद डिस्कवर हुआ है। फिर उसके बाद लोगों ने मॉडर्न टेबल बनाया था एटॉमिक नंबर की बेस पर। तो अब इसके पास तो असल की मौजूद ही नहीं थी जिससे टेबल बनना था, फिर भी इसने अगर इतना जबरदस्त बना दिया तो इसको तो आफरीन है। यानी विदाउट हैविंग प्रायर इंफॉर्मेशंस, इसने महज अपनी अकल और एक्सटेंसिव मेहनत के जरिए ऑलमोस्ट वैसा टेबल बना डाला जैसा बनना था। ये था सबसे बड़ा क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है, जब वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाएगा जो कि असल में क्राइटेरिया है ही नहीं, तो गलतियां तो होनी है। अब उसमें उसका तो कसूर नहीं था, एटॉमिक नंबर के बारे में तो किसी का तसव्वुर भी नहीं था, कोई ये भी नहीं जानता था कि ये कोई चीज होती होगी।
तो कैसे वो सोच लेता। तो इसलिए जितनी भी हम इसकी गलतियां पढ़ेंगे उन सब में आप देखेंगे असल कसूर यही होगा कि एटॉमिक मास जो है वो यूज किया गया, और एटॉमिक मास बहरहाल एटॉमिक नंबर का रिप्लेसमेंट नहीं था। हर एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसके एटॉमिक नंबर जैसी खूबियां नहीं रखता, तो इसलिए उसकी बुनियाद पर तुक्का तो लग सकता था लेकिन सही चीज नहीं बन सकती। तो अब क्या गलतियां हुई जिससे सबको अंदाजा हुआ कि हाँ कहीं गड़बड़ है। तो आइए वो आप थोड़ी सी कहानी हम अभी सुना लेंगे, बाकी बात में हो जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जहाँ इस शख्स ने इतने अच्छे काम किए कि जो एलिमेंट मिसिंग था उसके बारे में सही प्रेडिक्शन दी, एटॉमिक मास की करेक्शन की तो वो सही निकले, इस बात का इसने कुछ नेगेटिव फायदा भी उठाया। बाद में जाकर कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस भी की जो गलत निकलने लगी, तब मामला खराब हो गया। तो ये 20 साल तो इसने बड़ा रूल किया है, बड़े मजे किए हैं 1880s तक। इसके काम में सबसे पहली गड़बड़ का आगाज तब हुआ जब नोबेल गैसेस डिस्कवर हुए। तो आपको याद है मैंने शुरू में भी कहा था, ये जो मैं टेबल बनाता था इसमें हाइड्रोजन के बाद में लिथियम लिख देता था क्योंकि ये उस जमाने के हिसाब से था, और उस वक्त मैंने कह भी दिया था कि हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट आता है वो हीलियम है, विच इज नोबेल गैस, क्योंकि वो डिस्कवर ही नहीं हुई। टेबल खराब हो जाए, मगर मेंडलीव चालाक आदमी था। उसने देखा कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, ये लाजमी तौर पर हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होने के साथ साथ जो चीज बहुत जबरदस्त पता चली उसकी डिस्कवरी में कि ये है एक एब्सोल्युटली इनर्ट गैस। हवा से ये डिस्कवर हुई थी, एयर में, एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, ऐसी जबरदस्त गैस है किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो जब ये पता लगा तो खलबली मच गई मेंडलीव साहब के दिमाग में। उन्होंने कहा भाई साहब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे फर्क पड़ा है न्यूलैंड को। न्यूलैंड ने की बात हम अभी तक फॉलो कर रहे थे कि फैमिली ए के एलिमेंट्स ऑक्टेव रूल फॉलो करते हैं। उसने कहा आज वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने कहा ये हीलियम असल में यहाँ आएगी, बिल्कुल हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में, और ये किसी और को हम नहीं हटाएंगे बल्कि ये एक नया कैरेक्टर बना। अब एलिमेंट 7 के बाद 8th रिपीट नहीं होगा बल्कि 8 के बाद 9th रिपीट होगा, क्योंकि ये जो हीलियम हमने निकाली इसका पूरा ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप डिस्कवर होगा, यानी हीलियम के नीचे ऐसी एक और गैस होगी, उसके नीचे ऐसी एक और होगी, तो ये 8वां कॉलम बन गया। अभी तक 7 कॉलम थे, ये 8वां कॉलम, ये उसने दावा किया और ये दावा ठीक निकला, क्योंकि हम सबको पता है नोबेल गैसेस की पूरा ग्रुप आ रहा है। तो ये तो एक और प्लस पॉइंट हो गया, ड्रॉबैक कहाँ हो गया। तो ये प्लस पॉइंट ड्रॉबैक कैसे बना और क्यों बना ये हम आपको बताएंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। टेस्ट के मुतालिक मैं आपको बता चुका, और ये आज की सारी स्लाइड्स थी जिसमें काम की बात ये थी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के लिखे 4, जो आई होप आपने लिखे होंगे। एहतियातन मैं अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप में आज के लेक्चर की स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, ताकि किसी ने लिखने से रह गया है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इससे पहले जाहिर सी बात एक छोटी छोटी स्टेटमेंट सी लिखी थी, सही मायनों में तो ये एक थ्योरी का टॉपिक हुआ। तो ये हमारे ग्रुप पे हम शेयर भी कर देंगे, किसी को कोई चीज़ पूछनी है वो हैंड रेस कर सकता है। तो अब ठीक 10 मिनट के बाद आपकी इंशाल्लाह मैथ्स और बायो की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।